नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर सामने आई है बिहार राज्य से। और ये तो आनी ही थी, हमने इसके बारे में पहले आपको बताया था कि बिहार राज्य में जो एसटेट का नोटिफिकेशन है वो आने ही वाला है। आपको याद होगा जब हम बिहार राज्य की जब हम बोर्ड के डेट शीट को डिस्कस कर रहे थे, तब हमने आपको ये भी बताया था कि बिहार में जो भी स्कूल जो आपका बीएसईबी बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उनके द्वारा आपके जो क्या क्या एकेडमिक कैलेंडर सब कुछ आ चुका था, जिसके अंदर कौन कौन सी नोटिफिकेशन कब कब आ रहे हैं बीएसईबी द्वारा, वो बता दिया गया था। तो उसी को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आपका जो एसटेट है ना 2024 के ईयर में, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है यहाँ पर, जो कि बिहार राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से होता है। बेसिकली दोस्तों ऐसा है कि अलग अलग राज्य में आज के समय पर टेट एग्जाम हो रहे हैं। और आपको पता है एक ऑल इंडिया लेवल पर एस सी टेट करके होता है, ये लोगों को पता होगा। अब बात ये आती है कि क्या एस्टेट फर्स्ट टू ट्वेल्थ हर क्लास के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, एस्टेट जो है ना आपके बिहार राज्य में या और राज्यों में भी अगर आप देखते हो तो टेट भी डिफरेंट तरह के हैं। छोटी प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए वो अलग टेट होते हैं, और सेकेंडरी वालों के लिए अलग टेट होते हैं। अगर आप ये एस्टेट सुन रहे हो ना, तो ये जो एस्टेट है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। बेसिकली इसमें आपकी अपर क्लासेस जो स्कूल्स में होती है, जो सेकेंडरी लेवल पर आती हैं, उन क्लासेस में आपको अगर टीचर्स के तौर पर जाना है स्कूल्स में और पढ़ाना है, तो आपको इस टेट के एग्जाम को देना पड़ता है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस एग्जाम को दोगे, आप एलिजिबल मान लिए जाओगे टीचर्स की जॉब के लिए। लेकिन आप एलिजिबल तो हो गए, इसके बाद अब अलग से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो भी स्कूल अपना रिक्रूटमेंट कराएंगे, जिस भी बेस पर करा रहे हैं, आपको उसके लिए फिर अलग से वहाँ पर शामिल होना होता है। बेसिकली आपके दो ही स्टेज है, पहला आपके पास क्वालिफिकेशन हो, उसके बाद आप टेट एग्जाम दोगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट के अलग अलग जगह एग्जाम देकर जॉब लोगे। तो ये बेसिकली टीचर का कॉन्सेप्ट है भारत देश में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो अब मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब कि आपको इसी वेबसाइट पर आकर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बिहार के एस्टेट का। और इसके अलावा आपको बीएसईबी यानी बिहार स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये जो बीएसईबी है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड करके एक वेबसाइट है, ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, स्टेट गवर्नमेंट बिहार में। तो उनका वहाँ से आपको यहाँ से भी लिंक देखने को मिल जाएगा। ये दो जगह अवेलेबल कराया है आपको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है बिहार के स्टेट का नोटिफिकेशन 2024 के लिए। सपोज दोस्तों अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो रही हो, आप नोटिफिकेशन देख नहीं पा रहे हो, आपसे ओपन नहीं हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियो के नीचे से देख सकते हो, वहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो मुझे समझ आता है इतना कि आपको इसमें नोटिफिकेशन देखने में प्रॉब्लम होगी नहीं। और अप्लाई करने के लिंक आज ही शाम, आज की इवनिंग में ओपन हो जाएंगे, तब आपको मिल जाएंगे, और फॉर्म भी भरवा के आएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताऊं दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है, अभी इसमें ये जो डाउट रहता है सभी का कि बिहार के स्टेट के लिए ऑल इंडिया लोग अप्लाई करते हैं या सिर्फ स्टेट के लोग, तो वो हम नोटिफिकेशन को देखते हुए समझेंगे। हो सकता है अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आपका आए, ये एक एडवर्टाइजमेंट रहेगा, विज्ञापन रहेगा, हो सकता है इसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए। अगर आता है तो आपके साथ वो भी डिस्कस होगा। ठीक है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, भारत के बिहार राज्य के लोगों के लिए तो है ही ये खास वीडियो, और पूरे देश के लिए भी है अगर वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी लोग आखिर तक देखें और सुने इस जानकारी को। और ये एग्ज़ाम साल में एक या दो बार ही होते हैं, और कभी कभार तो बीच में साल में गैप भी हो जाता है कि कभी कभार नहीं भी हो रहे हैं। अगर आप एस्टेट का रिकॉर्ड देखो तो बीच में शायद बीच में ऐसा टाइम रहा था जब ये एस्टेट एग्जाम नहीं हुआ था। एक्चुअल तो मुझे याद नहीं है, बट ऐसा रहा था। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आगे आने वाले समय में आपके साथ भी, कि आगे भाई मान लीजिए 2024 के बाद 25 में हो ही ना, तो कुछ नहीं कह सकते आने वाले समय के लिए तो। लेकिन आप इतना मान के चल सकते हो कि अभी एस्टेट हो रहा है, तो अभी आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो और अगर आप टीचर लाइन में जाना चाह रहे हो। बेसिकली आपको ये है कि आप अगर टीचर की ही जॉब लेनी है, भले ही आप जो है बिहार राज्य में मिले या किसी भी राज्य में मिले, भारत में मिल जाए लोगों को, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा एस्टेट जो रहेगा वो स्टेट के ही लिए एलिजिबल होता है।
ठीक है। एस्टेट जो रहता है बिहार का, वो सिर्फ स्टेट में एलिजिबल माना जाता है, वैलिड माना जाता है। अगर आप स्टेट के बाहर के स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आप सी टेट दो या फिर आपके ऑल इंडिया वाले एग्जाम्स दो, टेट जैसे एग्जाम, तो वो आपके अलग हो जाते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको वीडियो के नीचे दिए हुए हैं सारे लिंक, आप वहां से जाकर देख लो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। एक बार आपको BSEB का वेबसाइट दिखाते हुए चलते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो इंपॉर्टेंट्स लिंक के अंदर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अभी ये मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, आपको जैसे ही दिखता है आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी आपको यहाँ से होने वाली नहीं है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन एस्टेट 2023 का दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी तरीके से 24 का भी आ चुका है। 24 का भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। जिनको ना मिले वो आप वीडियो के नीचे से ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे चल रहे हैं। एक बार ये नोटिफिकेशन है, ये एक्चुअल में डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में डिटेल्ड भी आ जाए। ये विज्ञापन रहेगा। एस्टेट 2024 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बोला जाता है इसको, यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक, अब जो भी लोग इच्छा रखते हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एस्टेट 2024 जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि वाले अभ्यर्थी एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक मतलब कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट आयोजित किया जाना है। जिसका देखिए मतलब एस्टेट एग्जाम होता क्या है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज जो स्कूल में होती हैं उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनके लिए ये टेट एग्जाम होता है। ठीक है, और ये आपका स्टेट लेवल पर होता है ये टेट, मतलब कि ये एक नेशनल लेवल एग्जाम नहीं है। संरचना में आपको बता दूं, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय मतलब होता है एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे उसमें, और प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक मिलेगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बेसिकली हर एक क्वेश्चन को सही करने पर एक नंबर दे देंगे और नेगेटिव मार्क नहीं काटने वाले हैं। और एक क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि ये दर्शाता है कि MCQ पेपर रहेगा। परीक्षा के विषय आपको बता दूं, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, यानी कि आपका जूनियर क्लास, सेकेंडरी में आपका जूनियर सेकेंडरी, बेसिकली 9th और 10th की बात करें तो वहाँ पर जो क्लासेस हैं उनके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पेपर 1 के तहत आने वाले विषयों के बारे में बता देता हूँ। और उच्च यानी कि सेकेंडरी माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन के भी मैं आपको बता देता हूँ क्लास में कौन कौन से पेपर आएंगे, वो पेपर 2 रहेगा। ठीक है, हाँ जो कि सेकेंडरी क्लास को पढ़ाना जा रहे हैं वो लोग सेकेंडरी के लिए पेपर 1 एग्जाम देंगे, जो सीनियर सेकेंडरी में टीचर के लिए आएंगे वो पेपर 2 देंगे। ये सबको समझ आ रहा होगा। तो विषय मैं आपको एक बार समझाता चलूँ, पहले वाले पेपर वालों के लिए विषय रहेगा सामान्य विषय, जैसे आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट के एग्जाम देने के बाद आप इन सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो आपके राज्य में, बिहार में, पूरे राज्य में। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता आपको बता दूं, विनि दृष्ट विनिर्दिष्ट विषय विषय समूह में कम से कम आपको 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed होना चाहिए। तो आप अगर देखें तो मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं या फिर, अथवा मीन्स या फिर हो जाता है। या तो आप ऐसा करें कि आप 50% प्लस मार्क्स के साथ आप बैचलर डिग्री पास हो किसी भी फील्ड में, लेकिन आपके उस बैचलर में इनमें से वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और प्लस आपका B.Ed पास होना चाहिए। B.Ed बेसिकली प्राइमरी के लिए आप नहीं एक्सेप्ट होता है, 1st to 5th के लिए, लेकिन उसके अपर में एक्सेप्ट होता है। अगर आप 9th 10th 11th 12th को ले जाओगे तो B.Ed आपका एक्सेप्ट होगा। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, आपने अगर बैचलर करी है, बैचलर डिग्री करी है, ठीक है, उसमें अगर अगर आप 45% कम से कम ला रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो। ठीक है, ये सिर्फ रिजर्व वालों के लिए रहेगा, जो कि रिजर्वेशन में आ रहे हैं उनके लिए फायदा रहेगा।
तो ये आप देख सकते हो आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो 9th और 10th क्लासेस में, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर इस सब्जेक्ट में जाओ तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो और 50% के साथ आपका शारीरिक शिक्षा में यानी कि फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री हो, ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही है बस। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर के लिए जाओगे तो आपकी बैचलर डिग्री फिजिक चाहिए होगी, जो कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में हो और फिजिकल एजुकेशन उसके अंदर एज अ सब्जेक्ट भी रहे। तो ये चीज़ें जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी अथवा मीन्स ये हो जाता है, या तो आप पहले वाले पॉइंट को फॉलो करो एलिजिबिलिटी में, या फिर आप सेकंड वाले को फॉलो करो या थर्ड वाले को। अथवा मीन्स बिल्कुल ये नहीं है कि आप ये सभी कंडीशन को फॉलो करो, ठीक है। आपको सिर्फ एक, कोई भी एक चीज़ को फॉलो कर देना इनमें से, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सबको समझ आ रहा होगा। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं इसमें। संगीत विषय भी है, ललित कला है और नृत्य विषय भी है। ये सब स्कूल्स में सिखाए जा रहे हैं आज के समय पर, और हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। और ना कि सिर्फ देश में, विदेशों में भी, दूसरे राज्यों में भी और दूसरे देशों में भी वहाँ की संस्कृति के हिसाब से वहाँ के जो डांसेस हैं, वहाँ के जो सॉन्ग्स हैं और वहाँ की जो कलाएँ हैं वो सब सिखाई जा रही हैं आज के समय पर। और वहाँ पर भी सेम इसी तरीके से उनका भी प्रोसेस चलता होगा दूसरे देशों में भी। तो आपको बता दूं वैसा ही यहाँ हो रहा है। तो आप इसके बारे में यहाँ देख पा रहे हो। विषय विद्यालय अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक जो रहेंगे यानी स्पेशल स्कूल टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनका 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर पास होना चाहिए, एवं उनके पास जो है भारतीय पूर्णावास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड, आपका विशेष यानी कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपका जो है बीएड पास होना चाहिए। साथ भारतीय पूर्णावास परिषद के वैध वैध सी आर आर नंबर होता है आपका एक सी आर आर नंबर। आप जब अपना मतलब आप जब बैच आप बीएड कर लेते हो ना, आप अपनी क्वालिफिकेशन रख लेते हो, फिर आप एक आपका भारतीय पूर्णावास से आप क्या करते हो, आप अपना सी आर आर नंबर लेते हो, जिसकी मदद से ही आपको आने वाले रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाता है टीचर्स के लिए, और इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट यहाँ से देखते हुए चलना। ये रहेगा मतलब स्पेशल टीचर वो होते हैं, सपोज आपके स्कूल, अगर किसी स्कूल में मान लीजिए कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, दिव्यांगजन लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो ब्लाइंड हैं, सुन नहीं सकते, या कोई और डिसेबिलिटीज़ है उनको, तो उनके लिए ना ऐसे टीचर्स को अरेंज करा जाता है जो कि उनको समझा सके, उनको पढ़ा सके, उनको उनके भविष्य में कुछ मदद कर सके। तो उनके लिए उनको स्पेशल टीचर कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप रीड कर लेना। विषय विषय समूह में आपको अब यहाँ पर बोला गया है, नोट, अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय या विषय समूह का चयन कर सकते हैं। मतलब कि आपने जो अपना विषय पढ़ा है ना अपने ग्रेजुएशन में, उस सब्जेक्ट को या उससे और उसके और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर आप चयन कर सकते हो आप अप्लाई करने के लिए। सपोज आपने बैचलर में हिंदी पढ़ा और आपने अपने बैचलर में संस्कृत भी पढ़ा और साइंस और मैथ्स को भी पढ़ा, तो आप चारों पे अप्लाई कर सकते हो। ये इन्होंने बोला एक या एक से ज़्यादा पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में उस चीज़ को पढ़ा है। विषय समूह में आप देख सकते हो गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सब आप ले सकते हो, और भाषा से संबंधित विषय भी आप ले सकते हो अप्लाई करने के लिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं ना, क्वालिफिकेशन है कुछ भी है, वो एनसीटीई द्वारा जो भी बताई जा रही है वही मानी जाएंगी, ये चीज़ कह रहे हैं। आपको बता दूं पेपर सेकंड जो उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी मींस 11th-12th क्लास को पढ़ाने के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हो स्कूल में। बेसिकली जो भी यहाँ लिस्ट में आपको दिख रहे हैं, ये वनस्पति विज्ञान तक आप देख रहे होगे 25 पॉइंट तक, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं जो ये जनरल विषय है दोस्तों, सामान्य है ये सब आपके स्कूल में, तो कॉमन सी चीज़ है। और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता, मैं आपको बता दूं ये कह रहे हैं इन विषयों में आप मतलब कोई भी अपना जो भी ग्रेजुएट हैं आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़े हुए हो और साथ में आप बीएड पास्ड हो, तभी आप अप्लाई करेंगे। या फिर आप ये सेकंड पॉइंट फुलफिल करें, कोई भी एक चीज़ फुलफिल करनी है, ये बात सबको ध्यान रखनी है।
चलिए और थोड़ा नीचे आ जाते हैं इसमें। हाँ, आप वाणिज्य सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक के साथ आप मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बैचलर पास होने चाहिए। तथा मतलब और रहेगा, ठीक है, सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता। और कंप्यूटर साइंस अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है 11th 12th क्लास को, तो आपका वही सेम 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और आप कंप्यूटर साइंस के विषय में उसमें आपने पढ़ा हुआ हो कंप्यूटर साइंस विषय, और आप जो है DOE ACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके यहाँ पर लगेगी। तो ये सब आप यहाँ से देख लेना। कृषि का सब्जेक्ट भी है पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाने के लिए वहाँ भी उससे उस तरफ में भी जा सकते हो, संगीत में भी जा सकते हो। विषय समूह की आपको बता दूँ, सब्जेक्ट एज आपके जो विषय समूह होगा जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, मैं आपको बता दूँ, आप अगर 11th 12th को पढ़ाने जा रहे हो ना, तो आपका स्नातकोत्तर, स्नातक नहीं चाहिए, स्नातकोत्तर चाहिए। बेसिकली आपका पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होगा 11th 12th को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर बता रहे हैं। और याद रखिएगा इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, हाँ, आपका जो है फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर आपके सब्जेक्ट के तौर पर जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो, ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 जो रहेगा 11th 12th के लिए रहेगा, पेपर 2 11th और सॉरी पेपर 2 जो रहेगा वो 11th 12th, और पेपर 1 जो होगा वो आपका 9th और 10th क्लास के लिए रहेगा। पेपर प्रश्न पत्र पैटर्न आपको बताते चलते एक बार क्या रहेगा होंगे तथा, ठीक है, शिक्षण कला और अन्य दस्ताओं पर आधारित जो चीज़ें रहेंगी वो 50 नंबर की रहेगी। और 100 क्वेश्चन आपके माध्यमिक शिक्षण पात्रता के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे। आप देखिए, भारत का नागरिक अप्लाई कर सकता है इस पे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक में आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो नियमावली 2023 आपने अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, उसको देख लेना एक बार। उसके द्वारा निर्धारित योग्यता जो भी आपकी बताई जा रही है, एलिजिबिलिटी, उसको सब फुलफिल कर रहे होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अंतर्गत शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 के अनुरूप होगी। तो मैं ये जो आपको क्वालिफिकेशन बताई, बेसिकली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ाम पर। और वो लोग अपना बीएड रखते हो अपने पास क्वालिफिकेशन में, तो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये आपका रहेगा क्वालिफिकेशन वाइज। और आप भारत देश के नागरिक होने जरूरी रखे गए हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। 150 मार्क्स का पेपर रखा गया है ये, और 2024 का रहेगा ये। में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी और बाकी लोग जो हैं कि न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन दे रहे हैं बिहार राज्य के रिजर्व कैंडिडेट्स को। सिर्फ बिहार राज्य के को ही मिलेगा, दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा। उम्र सीमा और छूट बताता चलूँ यहाँ पर 2024 के हिसाब से आपका जो है 1 अगस्त 2024 में आप 21 कंप्लीट कर गए हो। बेसिकली अभी जो 21 के नहीं हुए, लेकिन 1 अगस्त 2024 है उससे पहले 21 प्लस हो रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 9294 दिनांक, ये आपका 2016 में आया था। हाँ, तो वहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज फाइनल कर दी गई थी, वही चलेगी। 2016 में आपकी बता दी गई थी इस एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम एज क्या रखी जाएगी, उस हिसाब से यूआर के लिए 37 है, और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 40 है। सेम ओबीसी की महिला पुरुष सभी के लिए 40 है, पिछड़े वर्ग वालों के लिए, और अति पिछड़े वर्ग वालों के लिए भी 40 है, और SC ST के लिए भी 42 है, सभी महिला पुरुष के लिए। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर जाते हो रिलैक्सेशन के बाद भी, तो 42 तक जा सकते हो। इसके ऊपर 10 साल और जा सकते हो अगर आप जो है दिव्यांग भी हो। बेसिकली अगर आप जैसे दिव्यांग लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको 10 साल 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। और सारी आपके कितने भी रिलैक्सेशन ले लो, 51 प्लस लोग, 57 एज प्लस लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। 57 से बिलो जिनकी भी एज है वही लोग फॉर्म भरेंगे, यही यहाँ पर क्लियर करके बताया है इन लोगों ने, जो आप देख भी पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्ण, हाँ ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको बताते चलते हैं भाई क्या रहेगा। आप जो भी लोग एस्टेट एग्जाम दोगे 2024 का,
आप अगर सामान्य कैटेगरी से हो तो आप 50% अंक जरूर लाओगे, तभी आप एस्टेट पास माने जाओगे। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, माध्यमिक यानी 11th 9th और 10th क्लास को जो लोग पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अपना 50% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, यानी कि आपको 75 मार्क्स से ज़्यादा लाने होंगे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को ऐसा, तभी आप आने आने वाले समय में मार्कशीट में अपने आप को पास्ड देख पाओगे। जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं वो 45.5% मार्क्स लाएंगे, ठीक है। 150 का 45% मार्क्स लाना है आपको। सेम SC ST को 40% मार्क्स लाना है, दिव्यांग लोगों को भी 40% मार्क्स लाना है। तो 40% मार्क्स हो जाता है आपका 60 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि 150 के 60, 150 में से 60 मार्क्स जो है 40% हो जाएगा 150 का, जो कि आपको SC ST और दिव्यांग और महिलाओं को लाने हैं। महिलाओं में अगर आप देखें ना तो महिला में सभी आ जाती हैं, सभी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से होंगी, महिलाओं को सिर्फ 40% मार्क्स लाने होंगे इस एग्ज़ाम में, तो वो फाइनली इसमें अपने आप को पास देख पाएंगे। उत्तीर्णता मीन्स पास हो जाता है। प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूं, पत्र किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि आलोक, हाँ, वैधता जीवन, देखिए लाइफ टाइम, आप इस चीज़ को पॉइंट को अगर देखोगे ना तो बहुत बड़ी बात होती है आपकी। आप देख सकते हो लाइफ टाइम, मतलब कि आप इसको पूरे राज्य में पूरे अपने लाइफ टाइम में कभी भी किसी स्कूल में जाओगे ना रिक्रूटमेंट के लिए, आप इस सर्टिफिकेट को लेकर जाओगे और वो लोग आपको रिक्रूटमेंट में जरूर शामिल करेंगे इन क्लासेस के लिए। 9, 10 और 11, 12 की अगर टीचर की कोई भी आपको जॉब लेनी होगी आपके राज्य के किसी भी स्कूल में आप जाओगे तो वो ये सर्टिफिकेट दिखाकर आप लोग उनके रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हो, कोई इसमें मना आपको नहीं कर सकता है। और शुल्क आपको फॉर्म का बता दूं, 960 रुपये पेपर 1 के आपको देने होंगे। पेपर 1 अथवा मीन्स और, या तो आप एक पेपर दोगे तो आप 960 रुपये पे करोगे, और अगर आप दोनों पेपर देते हो, दोनों पेपर मतलब आप 9, 10, 11, 12 चारों क्लास को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो 1440 रुपये दोगे फॉर्म में। लेकिन अगर आप मान लीजिए SC ST हो या रिजर्व कैटेगरी में हो या, है ना, तो आप 760 रुपये एक सब्जेक्ट और 1140 दो सब्जेक्ट में दे रहे हो। यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें जिनमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षा, मतलब हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा फॉर्म आते हैं, अधिक होता है तो वो एक से ज़्यादा सिटिंग यानी एक से ज़्यादा शिफ्टें लगाई जाएंगी और एक से ज़्यादा दिनों में इस एग्ज़ाम को कराया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्य अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इस परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विषय पाली के अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं आपका एग्जाम जो स्टेट रहता है वो कंप्यूटर पर होगा, MCQ बेस्ड रहेगा, मतलब कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहे हैं, आप उसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको करेक्ट करके आओगे, और ये कंप्यूटर पर एग्ज़ाम रहेगा। ये एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में डेफिनेटली आप देखते हैं तो इसमें ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, और अगर ऐसा होता है एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए ये एग्ज़ाम हुआ 20 जनवरी को भी हुआ 2 सिटिंग में, और ये 21, 22 को भी हो रहा है, 21, 22 जनवरी में भी हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे 3 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है और 6 सिटिंग लग गए, हर दिन में 2-2 सिटिंग। तो ऐसे में क्या हो गया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा शिफ्टें लग गई, एक शिफ्ट में तो नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो ऐसे में किसी भी ऐसे कैंडिडेट को, किसी भी एक शिफ्ट के एक दिन के ऐसे कैंडिडेट को फ़ायदा या लाभ ना मिल जाए, तो उसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे कि सबको एक एक्चुअल लेवल के उनके मार्क्स मिल सकें, ये चीज़ें किसी में फ़र्क ना हो सके, उस चीज़ को देखते हुए चीज़ रहती है। हाँ, बाकी आप ये नॉर्मलाइजेशन का आप देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का रूल आपको बता दूं, सपोज ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए किसी के 76 मार्क्स आ रहे हैं 150 में से, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ना उसका स्कोर बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा ही, बेसिकली वो 74.90 के करीब पहुंचेगा। ये रॉ स्कोर है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो हर कोई अपना अपना यूज़ करता है, तो यहाँ पर आप इनका फार्मूला देख लेना जो आपको काम आएगा। हाँ, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा, 150 मिनट का पेपर है, और 150 मार्क्स का ही एग्ज़ाम आपका होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का समय समय आपको बता देता हूँ। 14 दिसंबर से लेकर आप आज ही 5 बजे से, आज शाम को 4:30 से लेकर 2 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन में सभी लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें सब ध्यान रखें इस चीज़ को। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि आपको बता दूं, आप ये जो BSEB
एस्टेट 2024 का एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ से ही आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिलेगा। मैं आपको दे दूंगा जब आएगा, तो आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की मदद से, और फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन डालकर अपने फॉर्म भरने की तरफ बढ़ेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है और किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फ़ोटो, साइन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगी और फॉर्म सबमिट होगा। ये प्रोसेस आपका अप्लाई करने का होगा। इन्होंने विधि बताई है। पहले आप पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर ओटीपी आता है, वेरीफाई होता है, फॉर्म भरते हैं, अपलोड कर देते हैं फोटोग्राफ, साइन को, फिर अपना फॉर्म का फीस भर देते हैं और फिर इसको सबमिट कर देते हैं। याद रखिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स को अपलोड करेंगे, साथ में आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तभी आप अपलोड करोगे। इसके अलावा आप फोटो, साइन अपलोड करोगे। सारा लिस्ट आपको यहाँ से दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। हाँ, एक्स सर्विस मैन भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, मतलब कि डिसेबल वाले लोग भी भर सकते हैं, रिजर्व वाले भी भर सकते हैं, अनरिजर्व भी भर सकते हैं और एक्स सर्विस मैन भी भर सकते हैं। सभी लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप फॉर्म भरने के बाद ध्यान से जांच लेना पूरे फॉर्म को, कोई करेक्शन हो तो आप पहले ही कर लेना, सबमिट के बाद वो करेक्शन नहीं होता। ये यहाँ पर 17 पॉइंट में लिखा हुआ है। हेल्पलाइन में इन्होंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है, वहां से भी कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये आपके जो कुछ 4 से 5 ये पॉइंट दिख रहे हैं एंड में, 24 से 29 तक आप इस सबको रीड कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हमारा हो चुका है। अभी अगर आप देखते हो तो इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न तो बता दिया है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर का होगा और इतनी देर तक एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिलेबस नहीं आया है। ठीक है, तो सिलेबस मैंने वही कहा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन डेफिनेटली लग रहा है मुझे आएगा ही आएगा, जैसे पिछली बार भी आया था। तो उस नोटिफिकेशन को तब डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका एडवर्टाइजमेंट है, जो कि विज्ञापन जो आपके न्यूज़पेपर में दिखते हैं, तो ये न्यूज़पेपर का ही कट है, आप देख सकते हो पूरा इसी तरीके से न्यूज़पेपर में आपको ये दिखेगा पूरा। और ऐसा ही वहाँ डाला गया है। आपकी आपको फिर भी मैंने डिस्कस करके इसलिए बताया कि आप पहले से रेडी हो जाओ, नोटिफिकेशन आती है आपके साथ डिस्कस होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा सिलेबस देखने को भी मिलेगा और हर एक चीज़ एस्टेट 2024 की देखने को मिलेगी। ठीक है, और रेडी रहें, तैयारी करते रहें। हम अगर आप कहते हो तो हम इसमें प्रिपरेशन चालू कराएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर। ठीक है, अब एक चीज़ और थी कि मैं कह रहा था दूसरे राज्य वाले लोग, तो इसमें ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, जैसा इन्होंने लिखा है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है और ये कह रहे हैं क्वालिफिकेशन रखता हो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बिहार का भी नागरिक हो, वो अगर दूसरी जगह का है भारत देश में तो वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि ऑल इंडिया, पूरे भारत से लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ये बात बहुत अच्छी लगी देखकर कि एस्टेट में आप ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस क्वालिफिकेशन आपको रखनी है, आप फॉर्म भर दीजिए। लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है इस सर्टिफिकेट की। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आ जाएगा। और बाकी आपको कोई भी डाउट लग रहा हो कमेंट में आप बता सकते हैं। और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाइए, स्पेशली भारत देश में तो एक एक गली मोहल्ले तक फैलाई दीजिए, क्योंकि उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये आपके इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।